बिहार में 2 चरण का मतदान हुआ और दोनों चरण में बम्पर वोटिंग हुई। एनडीए के पक्ष में अपना सर्वे बताने लगी। आखिर बिहार में सरकार किसके बनेगी? टीवी 24 नेटवर्क है, टीवी 24 का सर्वे क्या बताता है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसके पक्ष में मतदान हुआ है। जितने गुणागणित लगाए जा रहे थे उसको कहीं ना कहीं जनता ने धता बताया है। जितना मैं समझता हूँ इन एग्जिट पोल में बहुत से ऐसे हैं जो गलत हैं। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल मुंह के बल गिरे थे। जन स्वराज आखिर किसका नुकसान बिहार में करता हुआ दिखाई दे रहा? जन स्वराज ने इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाया। कैसे? खास तौर से दूसरे चरण में 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फाइट बीजेपी और आरजेडी के बीच थी कि कौन बड़ा बने। बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल समाप्त हो गया और लगभग 69% वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 2 चरण का मतदान हुआ और दोनों चरण में बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो कल शाम 6 बजे के बाद से ही तमाम सारी एजेंसियां अपने अपने आकलन देखा जाए तो अपने अपने आकलन देने लगी। और देखा जाए तो चाहे ये एनडीए के पक्ष में अगर देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में अपना सर्वे बताने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिहार में सरकार किसके बनेगी और बिहार में जो देखा जाए तो तमाम तरीके की जो सामने चीज़ें आई हैं, जिस तरीके से बिहार में मतदान हुआ है, जिस तरीके से बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, तो आखिर जो टीवी 24 नेटवर्क है, टीवी 24 का सर्वे क्या बताता है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। जो वोटिंग पोल हुआ है उसके हिसाब से तमाम सारी जानकारी हम लेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा से कि आखिर जो अभी तक देखा जाए तो जो सभी चैनल या सभी जो एजेंसियां बता रही हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रहे, किसके पक्ष में मतदान हुआ है। आखिर जो टीवी 24 हमारा टीवी 24 नेटवर्क क्या सर्वे है, क्या गणित टीवी 24 का है, आप बताइए। देखिए, बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ है। दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण से ज़्यादा दूसरे चरण में वोटिंग हुई है और दूसरे चरण में जिस तरह से लगभग 69% वोटिंग हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और जितने गुणागणित लगाए जा रहे थे उसको कहीं ना कहीं जनता ने धता बताया है। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल सामने आए हैं और एग्जिट पोल आते भी रिजल्ट से पहले हैं तो सीधे तौर पर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। और एनडीए की सरकार बहुमत की जो सीटें हैं 122 उससे बहुत आगे बनती हुई दिखाई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल का मैं जिक्र करूंगा जो मेरे सामने है। मैट्राइज IANS का सर्वे है। 147 से 167 एनडीए को सीटें दी गई हैं और 70 से 90 महागठबंधन को। वही पीपुल पल्स है, उसने 133 से 159 दी हैं एनडीए को और 75 से 101 महागठबंधन। इसी तरह से चाणक्य का 130 से 138 है एनडीए के पक्ष में, 100 से 108 महागठबंधन है। पोल डायरी 184 से 209 एनडीए को दे रहा, 32 से 49 महागठबंधन को दे रहा है। दैनिक भास्कर 145 से 160 एनडीए को दे रहा है, 73 से 91 महागठबंधन को दे रहा है। और अन्य में जिसमें जन स्वराज AIMIM वगैरह शामिल है उसमें कोई 2 से 13, 3 से 8 यानी अन्य को 5 से 10 के आसपास इसमें रखा गया है। देखिए, ये एग्जिट पोल हैं। जितना मैं समझता हूं इन एग्जिट पोल में बहुत से ऐसे हैं जो गलत हैं। यानी कि 200 सीटें अगर कह देना कि एनडीए के पक्ष में 200 सीटें आ रही हैं और 40 से 43 सीटें खाली इंडिया अलायंस के पक्ष में जा रही हैं तो ये बात ठीक नहीं है। एग्जिट पोल मुझे इतना सही नहीं लगता है। वो तो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, सामने आएगा। देखिए, एनडीए बढ़त में दिख रहा है। एनडीए बढ़त में कैसे दिख रहा है ये अभी मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि इतना अंतर नहीं रहेगा। यानी कि बिहार में जो लड़ाई है वो बिहार में लड़ाई इतने बड़े अंतर की नहीं दिखाई देगी। ये अलग बात है कि एनडीए बढ़त पे दिख रहा है। वोटों का जो परसेंटेज बढ़ा है वो बता रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त पे है। अब बात ये हो रही थी कि इतने समय से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी वहाँ पर जो जेनजी है वो वोटिंग करेगा सरकार के खिलाफ। तो बिल्कुल देखिए, जेनजी के बारे में कहा जा रहा था, यानी युवाओं के बारे में कहा जा रहा था कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये 2 वजह से बढ़ा है। एक, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। दूसरा, युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। युवाओं ने जो वोटिंग की है वो परिवर्तन के लिए की है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, महिलाओं का जितना वोट है वो एनडीए को बहुत मजबूती दे रहा है। मैंने कई बार इससे पहले कहा है कि जो 10,000 रुपए की स्कीम लाई गई वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। लेकिन युवाओं ने वो परिवर्तन के लिए वोट किया है। अब
परिवर्तन के लिए वोट किया, जाहिर सी बात है एनडीए के खिलाफ युवाओं ने वोट किया है, लेकिन वो वोट गया किधर? एनडीए के खिलाफ अगर युवाओं ने परिवर्तन के लिए वोट किया है तो क्या वो सारा वोट इंडिया अलायंस की तरफ गया? ऐसा नहीं है। देखिए 2020 में और 2025 के चुनाव में अंतर देखेंगे तो सबसे बड़ा अंतर नजर आता है जनसुराज। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने लंबी पदयात्राएं की, गांव गांव गए, लोगों से मिले और यह बताया कि बिहार कैसे बदल सकता है, युवाओं को कैसे बिहार में रोजगार मिल सकता है। आप अपने बच्चे के लिए पढ़ाई को देखते हुए वोट कीजिए, शिक्षा को देखते हुए वोट कीजिए। युवाओं से कहा आप नौकरी को देखते हुए वोट कीजिए। तो सीधी सी बात है कि अगर जनसुराज ना होता तो हो सकता हो एग्जिट पोल के आंकड़े, देखिए एग्जिट पोल बिल्कुल सही हो जाए ये भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल मुंह के बल गिरे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 14 तारीख, बिल्कुल मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूँगा अजय जी। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही की कि लोकसभा का चुनाव था 2024 का और इसमें देखा जाए तो 400 के पार के नारे लगते थे, 400 पार के आंकड़े भी देखा जाए तो एग्जिट पोल ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट पोल सभी, चाहे जो भी एजेंसियाँ रही हों, सभी औंधे मुँह गिर पड़ी। तो क्या लगता है कि अभी जो जनस्वराज की बात हो रही है तो जनस्वराज आखिर किसका नुकसान बिहार में करता हुआ दिखाई दे रहा? कुछ जो पॉलिटिकल जो जानकार हैं बिहार के भी, उन्होंने भी बताया कि जनस्वराज अगर नुकसान करेगा तो एनडीए का करेगा। क्योंकि उन्होंने रीजन भी बताया, क्योंकि इसलिए नुकसान करेगा कि जनस्वराज जो है, जो सवर्ण है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनका वोट काट रहा है। हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे तेली हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे वैश्य हो, उनका वोट जनस्वराज काट रहा है। तो आखिर अगर उनका वोट काटेगा तो एनडीए का नुकसान होगा। तो वहाँ पर फिर इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त पे आएगी। इसको किस तरीके से देखिए, बिल्कुल आपने दो सवाल किए, एक जनसुराज को लेकर, एक लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े जो मुंह धड़ाम गिरे थे। देखिए लोकसभा चुनाव में जब 400 पार की बात की गई एग्जिट पोल्स में, बहुत से एग्जिट पोल ने 400 पार सीटें दी थी बीजेपी को। सीधे सीधे तब भी मैं ये लगातार ये बात कह रहा था कि इतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन एग्जिट पोल में इतनी ज्यादा सीटें देना, तो ये तो बात तय थी कि एनडीए की सरकार बन रही है, ये बात तय हो गई थी। सीटें इतनी ज्यादा देने पे कंफ्यूजन थी कि इतनी सीटें नहीं आएंगी। हुआ क्या, जब रिजल्ट सामने आया तो बड़ा झटका बीजेपी को लगा। बीजेपी की 240 सीटें आई थी और नीतीश और नायडू को मिलाकर सरकार बनी थी। यानी कि एग्जिट पोल ये तो बता रहे थे कि इतने बड़े मार्जिन से सरकार बन रही है, उसमें यह बात निकलकर सामने आ गई थी कि सरकार जरूर बन रही है। हुआ क्या, सीटें कम हुई। बिहार में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिहार में जितनी सीटें बताई जा रही हैं, कोई 200 सीटें, 243 में 200 सीटें एनडीए खाते में दिखा रहा है। देखिए इतनी सीटें मुझे नहीं लगता आएंगी। तमाम एजेंसियां अगर देखा जाए, तमाम एजेंसियां अभी भी एनडीए को काफी बड़ा दिखा रही, चाहे फलोदी सट्टा बाजार हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे दैनिक भास्कर का। 130 से प्लस सीटें एनडीए की मुझे नजर आ रहा है कि 130 से प्लस सीटें एनडीए खाते में आएंगी। अब आपने पूछा कि जनसुराज को लेकर बहुत से राजनीति के जानकार हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनसुराज ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया। देखिए मेरा मानना है जनसुराज ने इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाया। कैसे? खास तौर से दूसरे चरण में। देखिए हुआ क्या कि जो परिवर्तन के लिए युवाओं ने वोट दिया, जो परिवर्तन के लिए, पहली चीज तो आपको बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज देखना होगा कि इतना कैसे बढ़ सकता है। यानी कि जो इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के वोट किया है, और वोट इसलिए किया है बदलाव के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जो युवाओं ने वोट किया है, यानी कि परिवर्तन के लिए युवाओं ने वोट किया, वो पूरा इंडिया अलायंस की तरफ नहीं गया है। यानी कि जनसुराज ने युवाओं का बड़ा वोट बैंक अपने पाले में खींचा है। देखिए जब कोई परिवर्तन के लिए वोट करता है, यानी कि अगर यहां इंडिया अलायंस खाली एक ऑप्शन होता और एनडीए के से नाराजगी थी और इंडिया अलायंस की तरफ वोट किया जाता तो समझा जा सकता था। लेकिन जनसुराज के रूप में प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर बेहद पढ़े लिखे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने काम किया है, और जिन मुद्दों के साथ वो आए उसने कहीं ना कहीं युवाओं में एक उम्मीद जगाई कि भाई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर हम इसका साथ देते, इसके साथ रहते। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर ने कई चुनाव लड़वाए हैं, कई चुनाव वो जीते हैं, तो बिहार में आके उनकी वो बिल्कुल फेल जीरो हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि उन्होंने वही जो परिवर्तन के लिए युवा वोट कर रहे थे
उनका वोट अपनी ओर खींचा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, जो बीजेपी को वोट करता है, जो बीजेपी को सवर्ण क्लास अगर वोट करता है तो वो कभी कट के जनसुराज में नहीं जाएगा, वो बीजेपी को ही वोट करेगा। लेकिन जो नया वोटर है, जो परिवर्तन चाहता है, जिसका मन बदल सकता है, जिसका मन बदला जा सकता है, मुद्दों को लेकर बात की जा सकती है, अपनी ओर खींचा जा सकता है, वो युवा वोटर जो इंडिया अलायंस की तरफ जाना था वो जनसुराज की तरफ भी गया। यानी कि कुछ वोट इंडिया अलायंस को भी मिला है, कुछ वोट जनसुराज को भी मिला है। और यहीं पे इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ सीधे तौर पर, क्योंकि अगर नौकरी की बात की जाए तो जो नए युवा हैं, जो बेहद पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा बाहर भी पाना चाहते हैं, बिहार में पाना चाहते हैं, और जो बिहार के बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो सिर्फ वोट डालने आए हैं, अगर उनको उम्मीद होगी तो किससे होगी? आप समझ सकते हैं कि एक तरफ इंडिया अलायंस के नेता है, एक तरफ प्रशांत किशोर जैसा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो आदमी सोचेगा कि भाई हम, चलो कोई जीते ना जीते, हम तो अपना जो वोट है वो किसी ऐसे को दें जो बात कर रहा है बिहार बदलने की। क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में कोई नए नहीं है। 2020 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके फादर मुख्यमंत्री रहे, उनकी माता मुख्यमंत्री रही। जनसुराज नया खिलाड़ी था, प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी थे, इसलिए ज्यादा युवाओं ने, यानी जेनजी ने ज्यादा भरोसा उन पे किया। नहीं, लेकिन एक बात ये भी है कि 2020 की अगर बात करें तो 2020 में लगभग 10-12 सीटें ऐसी थी जहां पे बहुत कम वोटिंग से, कम अंतराल से हार जीत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक बिहार में ये भी देखने को मिली है कि जेडीयू तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में जेडीयू तो प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पहली पसंद है, क्योंकि महिलाओं ने भी जमकर उनकी नीतीश कुमार को वोटिंग किया है। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ में, जो बीजेपी है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो बिहार में बीजेपी को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आएगी बिहार के चुनाव में। 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फाइट बीजेपी और आरजेडी के बीच थी कि कौन बड़ा बनेगा, और बीजेपी इस बार फायदे में नजर आ सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि 2020 में कई सीटें ऐसी थी जहां बहुत कम से हार जीत हुई थी, मार्जिन। देखिए, फर्क नहीं पड़ता है, एक वोट से कोई जीत जाए तो जीत तो एक वोट से भी है, चाहे एक वोट से जीते चाहे 10,000 वोट से जीते। और कई सीट ऐसी होती है जहां पर मार्जिन बहुत कम रहता है। सीमांचल में आप देखिएगा, सीमांचल में ओवैसी को भी नहीं भूलना चाहिए। इन जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं, अगर इंडिया अलायंस कम है तो इसमें ना सिर्फ जनसुराज, जिसने बहुत तगड़ा नुकसान युवाओं का वोट अपनी ओर खींच के पहुंचाया है, वहीं सबसे बड़ी चीज है कि एआईएमआईएम ने भी नुकसान पहुंचाया है। चाहे वो चरमपंथी वाला, एक्सट्रीमिस्ट वाला तेजस्वी यादव का बयान हो, चाहे वो मुस्लिम को कोई डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री के पद का चेहरा घोषित ना करना। देखिए, आप ये बात समझिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाता है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है। उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि 17-18% वाला मुस्लिम कहाँ गया। एआईएमआईएम निशाना साधती है, तमाम विरोधी इंडिया अलायंस कहते हैं कि क्या सिर्फ ये दरी बिछाते रहेंगे, मुस्लिम का चेहरा कोई नहीं। सब कुछ हो गया, तेजस्वी बार बार ये कहते रहे कि नहीं, अभी हम भागीदारी देंगे और भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी घोषणा नहीं की गई, कितना दबाव पड़ा, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार ये नहीं कहा कि हाँ ये मुस्लिम नेता हैं हमारे, ये भी डिप्टी सीएम पद का चेहरा, नहीं कहा। वो जान रहे थे कि इसका नुकसान उनको हो सकता है। अब सीधे सीधे उसका नुकसान, वो संदेश जो निकल के गया, उसका नुकसान हो रहा है। यानी कि जो दो बड़े वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, वो भी बटा है, और सीधे तौर पर जो युवा हैं, जिनको कहा जा रहा है जेनजी ने इंडिया अलायंस को परिवर्तन के लिए वोट किया है, तो इंडिया अलायंस के साथ साथ बड़ी संख्या में जनसुराज को वोट किया। और 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे ये चौंका सकते हैं जनसुराज के आंकड़ों को लेकर। चलिए अजय जी, चलते चलते आखिरी सवाल, और सिर्फ एक लाइन में लेना चाहेंगे कि जो TB24 का एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है? देखिए, एग्जैक्ट तो कुछ भी बताया नहीं जा सकता, लेकिन एनडीए 130 प्लस रहेगा, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बिहार में बना रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस लगभग 100 के आसपास रहेगा। इसमें आरजेडी बेहतर कर सकती है, झटका कांग्रेस की तरफ से लग सकता है। वहीं जनसुराज और एआईएमआईएम ये भी चौंका सकते हैं, यानी कि इनकी भी ठीक ठाक सीटें आ सकती हैं। जितना दिखाया जा रहा है उससे 2-4 सीटें इनको बढ़त में मिल सकती है, लेकिन 130 प्लस एनडीए के रहने की संभावना बाकी 14 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो TB24 नेटवर्क का जो एग्जिट पोल है वो लगभग एनडीए को बढ़त
दिखाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगभग 130 सीटें एनडीए की दिखाई पड़ रही। वहीं अगर बात करें आरजेडी या इंडिया गठबंधन की तो लगभग 100 सीटों तक इंडिया गठबंधन सिमट रहा। लेकिन फिलहाल 14 तारीख को एग्जैक्ट पोल सामने आएगा। 14 तारीख को कौन बाजी मारेगा, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाली 14 तारीख एग्जैक्ट पोल बताएगी कि आखिर किसके सर पर बिहार का ताज होगा। कैमरा पर्सन आशुतोष साथ राजेश यादव, टीवी 24।